अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो तकरीबन उसके आर्टिकल्स हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे सेकंड। फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स। सेकंड चैप्टर का बेटा क्या नाम है? वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स। बेटा अभी तक आपने जो 9th-10th में पढ़ा है वो सिर्फ आपने वेक्टर की एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ी है। इसके अलावा 9th-10th में वेक्टर्स के बारे में आपको इतनी ज़्यादा बताया नहीं गया। तो वेक्टर्स क्या है, ये कहाँ से आया है, इसका काम क्या है और हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो आज हम सिर्फ वेक्टर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। बेटा बेसिक हमने चैप्टर फर्स्ट में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैटर की वो ख़ासियत जो हम मेजर कर सकें, जिसकी हम पैमाइश कर सकें, वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है ये मेजरेबल्स क्वांटिटीज़ होती हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, दूसरे को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या है? ऐसी चीज़ या ऐसी कोई मेजरेबल चीज़ जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाए, उसकी डायरेक्शन जो है उसके बारे में ना बताया जाए, हम उसे क्या बोलेंगे? स्केलर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टाइम है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है। या हम मास की अगर बात करें तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब आप जाते हैं किसी शॉप के ऊपर, आप वहाँ से चावल लेते हैं, आप घी लेते हैं या कोई और चीनी वगैरह लेते हैं, तो आप सिंपल उसको उसकी मैग्नीट्यूड के ज़रिए से बताएंगे कि मुझे 5 किलोग्राम चावल दे दे, मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दे या कोई और चीज़। तो जो भी आप मास लेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। अब बेटा हम चलते हैं वेक्टर की तरफ। तो स्केलर में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें बताती है, डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होती, ना ही स्केलर डायरेक्शन को एक्सप्लेन करती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में बोथ चीज़ें होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो हम बताते हैं कि मैं एक स्टूडेंट को कहता हूँ जी आप यहाँ से मशरक़ की तरफ 5 मीटर फासला तय करें, मशरक़ की तरफ 5 मीटर फासला तय करें या वॉक करें। तो इसमें जो 5 मीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ये है मैग्नीट्यूड, और जो मैं मशरक़ की तरफ कह रहा हूँ या ईस्ट की तरफ कह रहा हूँ ये है डायरेक्शन। तो अगर मैं किसी को कहूँ कि तुम 5 मीटर फासला तय करो तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा मैंने किस तरफ जाना है। तो जब तक उसे मैं एक डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तब तक वो उस सिमत में मूव नहीं कर सकेगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और सेकंड डायरेक्शन। तो इसकी एग्जांपल्स जो है हमारे पास फोर्स है, टॉर्क है, वेलोसिटी है और उसके बाद वेट है। वेट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो काइंड्स थी, एक को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन के बारे में कुछ ना हो। उसकी एग्जांपल क्या है? टाइम है, वर्क है, फ्लक्स है एंड लास्ट पे मास एट्सेट्रा। और दूसरी चीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, दो चीज़ें हमने बतानी होती हैं। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड भी और साथ साथ डायरेक्शन भी। और फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी हमारे पास किन सी एग्जाम्पल हैं? वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। तो अब बेटा हम चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि वेक्टर और स्केलर को हम किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस जो है ये बेसिकली किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई चीज़ हमारे पास वेक्टर भी होगी और हम उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉडुलस ले लेंगे तो फिर वो वेक्टर नहीं रहेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी
और वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है? रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नो डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर तो वो वेक्टर ना रहा, फिर वो क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड आ गई तो वो क्या हो गई? स्केलर। अब इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है? इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या बता रही है? सिंपल मैग्नीट्यूड बता रही है मॉडुलस लेने के बाद। उसके बाद डायरेक्शन के बारे में ये हमें कुछ नहीं बताती, तो फिर ये हम इसे स्केलर ही कहेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर है A जो 5 न्यूटन है ईस्ट की तरफ, और एक वेक्टर है B जो 5 न्यूटन है वेस्ट की तरफ। अगर मैं इसके यहाँ पे सर्कल डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो ये मेरे पास ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास वेक्टर A जो है ये 5 यूनिट यहाँ तक है, वेक्टर B 5 यूनिट यहाँ तक है। ठीक हो गया? तो मैं इसे लिखूँगा A वेक्टर और B वेक्टर ये बराबर नहीं है, क्योंकि एक ईस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये बराबर किस कंडीशन में होंगे? A बराबर है -B के। अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। तो बेटा अब अगर इसका मैं मॉडुलस ले लूं तो मेरे पास A का वेक्टर का मॉडुलस जो है वो बराबर है 5 के, और वेक्टर B का जो मॉडुलस है -5 वो भी बराबर आ जाएगा 5 के, क्योंकि मॉडुलस जब हम किसी भी वेक्टर का लेंगे तो वो प्लस हो या माइनस हो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। अब अगर इन दोनों का मैं मॉडुलस लेके इसे लिखता हूं तो मेरे पास A और B जो है, A और B का मॉडुलस जो है ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। वेक्टर फॉर्म में ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। वेक्टर फॉर्म में ये एक दूसरे के इस तरह बराबर आएंगे, A और B एक दूसरे के -1 के साथ माइनस लगाने के बाद। लेकिन मॉडुलस फॉर्म की अगर हम बात करें तो मॉडुलस फॉर्म में A और B, चूँकि इसमें अब डायरेक्शन ख़त्म हो गई है, ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। क्लियर हो गया बेटा? आगे हम चलते हैं। वेक्टर डज नॉट चेंज। वेक्टर चेंज कब नहीं होता? हमारे पास एक वेक्टर है, वो अपने ही चीज़ के पैरेलल जा रहा है, मूव कर रहा है, वो भी चेंज नहीं होगा। एक वेक्टर है वो रोटेट कर रहा है, मतलब मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है, ये इसी सेम डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है, तो ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक कोई चीज़ है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर है, सर्कुलर मूव कर रही है, तो वो भी क्या होगी? वेक्टर ही होगी। वो जितने मर्जी राउंड लगा ले, बस वो n नंबर उसके बढ़ते जाएंगे। एक सर्कल पूरा करेगी तो n जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1, दूसरा सर्कल पूरा करेगी n2 आ जाएगा, तीसरा सर्कल पूरा करेगी और वो आ जाएगा n3। और एक सर्कल हमारे पास किसके बराबर होता है? 2 पाई के, और 2 पाई में कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेक्टर चेंज व्हेन। अब वेक्टर कब चेंज होता है? जब हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें। मैग्नीट्यूड चेंज करने से वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करने से भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है बोथ मैग्नीट्यूड भी आप चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे तो फिर वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर होगा? दोबारा रिपीट करता हूँ कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस जब भी हम किसी वेक्टर का लेते हैं तो मॉडुलस लेने के बाद वो वेक्टर का मॉडुलस जो होता है वो हमें सिंपल मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में वो हमें कुछ नहीं बताता। एग्जाम्पल इसकी मैंने दी थी कि ए वेक्टर एक 5 न्यूटन जो है वो ईस्ट पर है और वेस्ट पर है, बी वेस्ट पर है। अब दोनों को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों इक्वल नहीं हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे उनका मॉडुलस। वेक्टर कब चेंज नहीं होगा? जब वो पैरेलल होगा, मूव कर रहा होगा, और सेकंड जब वो रोटेट कर रहा हो। चेंज कब होगा? उसकी 3 काइंड्स हैं। नंबर 1 उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, नंबर 2 उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, और नंबर 3 दोनों को आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन भी अगर चेंज हो गई है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गई है, तो वेक्टर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमने अगर वेक्टर्स को
के दरमियान एंगल नोट करना है, तो एंगल नोट करने के लिए हमें किन कंडीशंस को देखना पड़ेगा। तो इसका बड़ा आसान सी चीज़ है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा वेक्टर है, जो दो वेक्टर हैं, उनके हेड और टेल दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो उसके दरमियान से हम वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं। दोबारा सुनें कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, उनके हेड और टेल जो होंगे वो अगर एक पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं, तो उस पॉइंट से हम दोनों वेक्टर्स को मेजर कर सकते हैं, उनके एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। अब मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब इस वेक्टर बी में अगर मैं इस जगह से एंगल लेता हूं, ठीक हो गया, तो ये मेरे पास जो मेजरमेंट है, जो मैं एंगल मेजर कर रहा हूं, ये इनकरेक्ट है। लेकिन अगर इसी वेक्टर को मैं कुछ इस तरीके से लिख लूं, इसकी ये बैक थोड़ी सी आगे बढ़ा लूं, ये बैक भी आगे बढ़ा लूं, तो ये ये एंगल और ये एंगल, इसे आप θ1 कह लें, इसे θ2 कह लें, तो ये दोनों एंगल की जो मेजरमेंट है ये करेक्ट आएगी। और θ1 जो होगा ये किसके बराबर होगा, θ2 के। ये हमारे पास मेजरमेंट इनकरेक्ट है, ये हमारे पास मेजरमेंट करेक्ट आएगी। क्लियर हो गया बेटा। अब आगे हम चलते हैं। ये वेक्टर हमारे पास है वेक्टर बी, इसे बी कह लें, और ये वेक्टर है ए, इसे वेक्टर हम ए कहते हैं। अब इस वेक्टर की जो हम मेजरमेंट लेंगे, वो मेजरमेंट हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसकी अगर हम यहाँ से मेजरमेंट लेंगे तो ये θ1 हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट है, और ये अगर हम मेजरमेंट लेंगे इस जगह से, तो ये हमारे पास मेजरमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ये मेजरमेंट हमारे पास थीटा जो है इनकरेक्ट है, ये मेजरमेंट थीटा हमारे पास करेक्ट होगी। आगे हम चलते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें कौन सी जगह से एंगल हमारे पास करेक्ट होगा और कौन सी जगह से एंगल हमारे पास इनकरेक्ट होगा। तो अब बेटा देखें, मैंने बताया था कि हेड और टेल जो हैं ये कोइंसाइड करने चाहिए एक ही पॉइंट पर। अब ये वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, इससे पहले सारे वेक्टर जो थे वो मूव कर रहे थे ऊपर की तरफ। अब ये एक वेक्टर है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस वेक्टर की यहाँ पर जो हम लेंगे एंगल, जैसे हमने इस वेक्टर में लिया, इस वेक्टर इसमें लिया, तो ये दोनों में हमने करेक्ट कहा। लेकिन इनमें क्या था कि इनकी टेल्स जो थी वो एक जगह से कोइंसाइड कर रही थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसकी टेल तो ये है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, तो इसमें ये जो करेक्शन हम लेंगे, थीटा लेंगे, ये इनकरेक्ट होगा। ये जो थीटा लेंगे ये इनकरेक्ट होगा। लेकिन इसकी अगर हम मेजरमेंट जो है वो इसको आगे बढ़ा देंगे, वेक्टर को इस तरह आगे ले आएंगे, और यहाँ से अगर हम इसकी मेजरमेंट लेंगे तो ये थीटा हमारे पास क्या कहलाएगा, करेक्ट। क्लियर हो गया बेटा। दोबारा एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, इन दोनों की टेल जो है वो एक जगह पर कोइंसाइड कर रही है, तो इसकी अगर मेजरमेंट हम इस तरफ से लेंगे तो ये इनकरेक्ट है। अगर हम मेजरमेंट इस जगह से लेते हैं तो ये मेजरमेंट हमारे पास क्या कहलाएगी, करेक्ट मेजरमेंट। बी में ये थीटा और ये थीटा भी हमने करेक्ट मेजरमेंट में लिया था। इस पॉइंट में अगर देखें तो हमारे पास ये मेजरमेंट जो है, क्योंकि एंगल इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी इस तरफ वेक्टर मूव कर रहा है, तो ये एंगल हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट में है, ये एंगल हमारे पास इनकरेक्ट मेजरमेंट में आएगा। इधर देखें, हमारे पास वेक्टर ऊपर से ए नीचे की तरफ आ रहा है, ये वेक्टर इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस जगह पर जो इसकी मेजरमेंट है ये इनकरेक्ट होगी, और इसकी करेक्ट मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज में आप इस जगह पर लेंगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में काफ़ी नॉलेज जो है वो आपने गेन कर लिया है। आप इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें और सेल्फ एग्जांपल्स के साथ इसकी स्टडी करें। और आपके लिए एक टास्क है कि मैंने सिर्फ चार एग्जांपल्स दी हैं वेक्टर्स और स्केलर की। आप इसके बारे में दो एग्जांपल और अपनी डेली लाइफ से सर्च करें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।